तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे होते हैं। और तभी हम एक टेबल पर कुछ बॉक्सेस को देखते हैं। एंड भाई मैं इन बॉक्सेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो नहा रही होती है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम अपनी आंखें बंद कर रही हैं। गाइस तुम लोग भी अपनी आंखें बंद कर लो यार। और तभी दरवाजा खुलता है तो लड़की कहती है ये तो कितना जल्दी आ गया, बड़ा ही नोटी है। और फिर वो पर्दा पीछे करके देखती है मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। और वो कहती है कि मुझे लगा शायद कोई आया है, शायद मेरा वहम होगा। और तभी वो शीशे में देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। तो जब वो शीशा साफ करती है तो वहां पर एक शैडो होता है जिसे देखकर वो डर जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। और फिर हमें 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसका नाम बाईचंग यूनिवर्सिटी होता है। और फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को देखते हैं जो एक लड़के को डांट रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा टेस्ट है, क्या तुम्हें ये सब पसंद है। तो वो लड़का कहता है कि सर जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अंडरवेयर चोरी नहीं करता। तो प्रोफेसर कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ। और तभी हम उस लड़के के एक दोस्त को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि सैम मैंने रात के लिए मूवी सेट कर ली है जिसमें सब लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, उनके पास पहनने के लिए एक कपड़ा तक नहीं होता कि वो इतने गरीब होते हैं। भाई समझ रही हो ना। मगर तभी वो लड़का जब प्रोफेसर को वहां पर देखता है तो वो डर के वहां से भाग जाता है। तो फिर सैम कहता है कि ले क्या टाइमिंग थी इसकी, अब तो मैं पक्का गया। और तभी उसका प्रोफेसर उसको ठुड्डा मारकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देता है। और फिर सैम कहता है कि क्या बकवास जिंदगी है मेरी, एक तो पहले ही मेरी यादाश्त चली गई हुई है, मुझे कुछ भी नहीं याद। और फिर मैं इस यूनिवर्सिटी में रह रहा था लेकिन इन्होंने भी मुझे ठुड्डा मारकर निकाल दिया है। और फिर वो एक जगह अपना लेटर जलाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो नहीं जलता और कहता है क्या बकवास जिंदगी, अब लेटर को भी मुझसे दुश्मनी है। और फिर वो जब उस बूथ फोन से बाहर देखता है तो उसका दोस्त वहां पर बैठा होता है और उसका दोस्त कहता है कि सैम क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो सैम कहता है कि पैंग तुम दफा हो जाओ तुम यहाँ से। और फिर वो अपने सेल फोन से एक नंबर देकर एक बच्ची को फोन करने लगता है। तो भाई लोग नंबर देख रहे हो ना, नोट कर लेना, बच्ची के बाद में फोन शोन करके उसको सेट सुट कर लेना। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन उठाती है और उसका नाम शोमी होता है। तो सैम कहता है कि हेलो शोमी, कैसी हो तुम, बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, मुझे तुम्हारी बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी तो सोचा तुमको कॉल कर लूं। तो शोमी कहती है कि अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और सीधे तरह बोलो क्या हुआ है, क्या तुम दोबारा किसी मुसीबत में फंस गए हो। तो सैम कहता है कि हाँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में रह रहा था उन्होंने मुझे ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया और अब मेरे पास न रहने को जगह है न खाने के लिए कुछ पैसे, तो क्या तुम अपने बार में मुझे रहने के लिए जगह और कुछ पैसे दे सकती हो। तो शोमी कहती है कि मोजिद सारिफ, आप जिस लड़की से अभी बात कर रहे थे उसने सरफ पी लिया और वो मर गई है। तो फिर सैम एक एक करके अपने सारे दोस्तों को फोन करता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है मगर कोई भी उसको पैसे नहीं देता और उसका फोन काट देता है। तो फिर सैम कहता है ये सारे तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं, वाह क्या बकवास जिंदगी है मेरी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो हिसाब किताब कर रहा होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे जॉब ढूंढनी होगी। तो तभी उसका दोस्त पैंग उसके पास आता है और कहता है कि सैम क्या मेरी मदद चाहिए तुम्हें। तो सैम कहता है कि दफा हो जाए, चले जाए यहाँ से, तेरी वजह से मुझे ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और तभी सैम को एक फोन आता है तो वो उसको उठाता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम सैम है, आप कौन हैं। तो आगे से एक बंदा कहता है कि हम ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं, आपने कुछ वीक्स पहले हमें मेल सेंड की थी, सो अगर आपको हमारी एजेंसी में जॉब चाहिए तो सुबह 12 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो ये सुनकर सैम भी लाइक आए हाय क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, आए हाय चस्से ही आ गई। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को इंटरव्यू के लिए देखते हैं तो मैनेजर कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सैम बड़े स्टाइलों में कहता है कि मेरा नाम सैम है, मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैंने बाईचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैंने रातों को 12-12 बजे तक जाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी काम किया है। तो फिर मैनेजर उसका ये इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर कहता है कि सर हमें टूरिज्म के लिए एक गाइड चाहिए, क्या ये रेडी है, इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो फिर वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और तभी वो बंदा सैम को गर्दन से पकड़कर ले जाता है। तो सैम कहता है रुको रुको, मुझे पैसों की तो बात करने दो, मेरी पेमेंट कितनी होगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को टूरिस्ट के पास देखते हैं तो वो उनको बता रहा होता है कि आज हम कौन कौन सी जगह पर जाएंगे। तो एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से, हम खुद ही चले जाएंगे। तो सैम कहता है कि साला गाइड की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बस के अंदर आ रही होती है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और हैवी लग रही होती है। तो सैम कहता है कि वाह इसके कितने बड़े हैं विचार और ग्लासेस। और फिर वो लड़की सैम को कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू लग रहे हो, क्या तुम नर्वस हो। और तभी वो बस के अंदर चढ़ने लगती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो तभी सैम उस लड़की को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तो भाई अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि ये लड़की वही है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था और तब इसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो फिर सैम कहता है कि वाओ मैं अचानक से इतना तेज कैसे हो गया।
और फिर वो बस के अंदर आ जाता है और कहता है कि ड्राइवर चलो चलते हैं, और तभी वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको एक होटल पर देखते हैं जहाँ पर वो आकर स्टे करते हैं। मगर तभी सैम अपने ख्यालों में खोया होता है और कहता है कि मुझे शायद यहाँ आने से पहले उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए था, क्या पता वो मुझे पैसे ही ना दे मेरे। और फिर वो जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो तभी वो लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि हेलो हैंडसम, रात को एग्जैक्ट 9 बजे ठीक मेरे कमरे में, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा उम्मा। तो भाई लोग समझ रहे हो। और फिर सैम कहता है कि आय हाय क्या जिंदगी है मेरी, नाइट विद बच्ची। और फिर रात के सीन में हम सैम को देखते हैं जो तैयार श्यार होता है और कहता है कि आय हाय आज नाइट है बच्ची के साथ, थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाओ। और फिर वो तैयार श्यार होकर मम्मी डैडी बच्चा बन के बड़े स्टाइलों में उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक करता है, मगर वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला होता है और कहता है कि आय हाय कितनी जल्दी है इसको मेरी आने की। तो वो कमरे के अंदर आ जाता है और देखता है कि हर तरफ सामान बिखरा होता है और कहता है कि लगता है कि वो मेरा शावर में इंतजार कर रही है ताकि मैं उसके साथ जाकर शावर लूं। भाई लोग इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है। तो फिर वो जब शावर का पर्दा हटाकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो लड़की मरी होती है और उसको किसी ने बड़े ही बेरहम तरीके से मारा होता है। तो ये देखकर सैम की आंख से खून निकलने लग जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या खून, वो भी मेरी आंख से। और तभी उसकी आंख में कुछ अजीब सा होता है जिसकी वजह से वो रिवाइंड हो होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। और तभी हम वहां पर एक बहुत बड़े दरवाजे को देखते हैं जिस पर आंखें ही आंखें बनी होती हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी वो दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है। तो तभी उसे कुछ अजीब सी तस्वीरें नजर आने लग जाती हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, और फिर वो कहता है ये तो सारे उस लड़की के डेथ सीन है कि वो कैसे मरी। और तभी वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है और खुद को देखने लग जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर किसी को तो कुछ हुआ था। और तभी वो उस लड़की को दोबारा देखता है और डर जाता है और कहता है कि अच्छा जो अभी मैंने देखा वो इस लड़की का ही डेथ सीन था कि ये कैसे मरी। और फिर वो जल्दी से जाके सब लोगों को बता देता है कि एक लड़की की मौत हो गई है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो सैनाहो होटल आ रही होती है। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसे अजीब से इलाके में भी किसी की मौत हो सकती है क्या। तो वो पुलिस अफसर कहती है कि तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और सीधा चुप करके गाड़ी चलाओ। तो तभी हम उस रोड पर एक ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करता है और जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत ही ज्यादा आंखें निकल आती हैं। और तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस ब्लैक कोट वाले आदमी को ही देख रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लड़की एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर हम एक और बड़े दरवाजे को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी आंख होती है और उस दरवाजे ने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा होता है। और तभी हम वहाँ पर एक क्रीचर को भी देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा होता है और शायद इसने सोने की चेनें भी पहनी होती हैं। और फिर वो क्रीचर उसको खाने लगता है जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर चीखने चिल्लाने लग जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। तो वो ड्राइवर कहता है कि यानी क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो। तो फिर यानी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। मगर हम उस ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो सच में उस रोड पर खड़ा होता है और वो कहता है कि सैम मैं आ रहा हूँ। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो सभी लोगों को बता रहा होता है कि जब मैं उस लड़की के कमरे में गया तो उसको किसी ने बड़े ही बेरहम तरीके से मारा हुआ था और उसकी लाश को रस्सी से लटकाया हुआ था। और फिर मिस टू कहती है कि प्रिंसिपल जाओ, तुम्हें पता है ना जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम शीजिन था और तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर भी था, कहीं तुमने ही तो ऐसा नहीं किया। तो प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मिस टू जुबान संभाल कर, मुझे भी पता है कि उसके और तुम्हारे बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे। और फिर हम दो लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। तो एक लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि शीजिन का मिस्टर जाओ के साथ अफेयर चल रहा था। तो दूसरा लड़का कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि मिस टू का भी प्रिंसिपल जाओ के साथ अफेयर चल रहा है। लो भाई, ये प्रिंसिपल तो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला, एक टाइम में दो और हमें यहाँ पर एक भी नहीं मिल रही। तो फिर वो लड़का कहता है कि चुप कर जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। और तभी वहां पर पुलिस अफसर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हेलो सब लोग का टेंशन हो जाए, मेरा नाम ऑफिसर यैन है और इनका नाम ऑफिसर ली है और हम नहीं पुलिस स्टेशन से आए हैं, किसी ने कॉल की थी कि यहाँ पर किसी का खून हुआ है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उस पुलिस अफसर को ही देख रहा होता है और कहता है कि हाय कितनी प्यारी है ये। और फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही आपको कॉल की थी और मैं एक टूर गाइड हूँ। तो फिर मिस्टर ली सामने आके कहता है अच्छा तो सबसे पहले तुमने लाश को दिखा, चलो हमें भी जगह को दिखाओ। और फिर वो उनको उस जगह को दिखाता है। तो फिर मिस्टर ली कहता है कि मिस यैन रुक जाएं, क्या आपको नहीं पता कि किसी भी क्राइम सीन को देखने से पहले सबसे पहले हमें अपने ग्लव्स पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि क्रिमिनल का कोई भी सुराग मिट ना जाए। तो फिर वो अंदर जाके जब उस लाश को देखता है तो कहता है और फिर वो उल्टियां करने लग जाता है और कहता है कि मिस यैन जल्दी से फोरेंसिक लैब वालों को कॉल करके यहाँ बुलाएं ताकि वो आकर इस बॉडी को चेक करें। तो मिस यैन कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है, मेरे फोन में एक भी सिग्नल नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे सिग्नल टावर का पता है, वो यहाँ करीब ही माउंटेन पर है, मैं जाके उसको चेक करके आता हूँ। तो फिर वो जब वहां से जा रहा होता है तो तभी मिस्टर यैन को उसके आसपास कुछ अजीब से सिंबल दिखाई देते हैं और तभी उसके सामने वही क्रीचर आ जाता है जो उसको सबसे पहले दिखा था, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लग जाती है और वो गिनने वाली होती है। तो फिर सैम जल्दी से उसको पकड़ लेता है और गिनने से बचा लेता है। तो
फिर मिस्टर यान कहती है कि मिस्टर ली क्या आप ठीक हैं? तो मिस्टर ली कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई बंदा इससे कहे पहले तो खुद को तो संभाल ले, उसका पूछी जा रही है, खुद तुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर मिस यान कहती है कि छोड़ भी दो अब मुझे, अब क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? और कहती है कि क्या तुम्हारा नाम ही सैम है ना? तो फिर सैम कहता है कि यस मैडम। मगर सैम की नजर तभी किसी और जगह पर होती है और वो कहता है कि जरूर 36 नंबर तो पक्का ही है। तो मिस यान कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लाश को नीचे उतारने में मेरी मदद करो। तो सैम भी लाइक मैं कोई भूत हूँ जो एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? तो फिर वो लाश को नीचे उतारते हैं। तो मिस यान कहती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप था? तो सैम कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ और ये मुझसे टूर की ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, इसलिए मैं इसके कमरे में आया था। लेकिन जब मैं आया तो ये पहले ही मर चुकी थी। मगर सैम को पता होता है कि इसका कत्ल किसने किया था, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वो मेरा इल्यूजन भी हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो सिग्नल टावर के अंदर आते हैं और तभी उन्हें वहां पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और फिर वो जब तारों को देखता है तो वो सारी की सारी कटी होती हैं और वो कहता है कि इनको तो किसी नाइफ से काटा गया है, मतलब ये सारा काम खूनी का ही है। और तभी उसे पास एक रस्सी लटकाई देती है तो वो उसको खींचता है तो उसे पता लगता है ये तो एक बम है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और तभी मिस्टर ली की मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया। और इस बम ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि होटल में सभी लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। तो सैम कहता है ये तो धमाके की आवाज है, ये तो C4 धमाका है जो यहाँ से 11 डिग्री पोजीशन की तरफ हुआ है और वहां पर तो बेस स्टेशन आता है। तो मिस यान कहती है कि मिस्टर ली वहीं पर तो गया था, हमें जल्दी जाकर देखना होगा। और फिर वो उस माउंटेन की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो सैम कहता है कि मिस यान मेरी बात सुने, मेरा और उस लड़की का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसको डेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे चेक कर लें। तो तभी मिस यान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको चपेट मारकर दूर गिरा देती है और कहती है कि चुप कर जाओ तुम। और तभी सैम को अपने सामने मिस्टर ली की कैप नजर आती है तो वो कहता है कि मिस यान ये देखें, ये मिस्टर ली की कैप। तो मिस्टर ली कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता और वो उसको बचाने के लिए आग में जाने लगती है, मगर तभी सैम उसको पकड़ लेता है। और फिर इसी बेस स्टेशन के ऊपर हम एक पहाड़ी पर एक बंदे को देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है और इसने ही ये सब कुछ किया होता है। और तभी वो बंदा रिमोट से एक और जगह पर ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहां का पुल भी टूट जाता है। तो फिर सैम जब पुल को ब्लास्ट होते देखता है तो वो कहता है कि पुल का और बेस स्टेशन का एक साथ ब्लास्ट होना मतलब खूनी अभी भी इधर ही है और वो हमें इस जगह पर ट्रैप करना चाहता है ताकि ना हम किसी को कांटेक्ट कर सकें और ना इस जगह से भाग सकें। और फिर हम वापस से सैनाहा होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ब्रिज टूट गया है और एक पुलिस ऑफिसर की मौत भी हो गई है। तो फिर सैम कहता है कि सब लोग मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग या हीरोपंती 2 का ट्रेलर नहीं चल रहा, हमें सब्र से काम लेना होगा क्योंकि एक के बाद एक खून हो रहा है और हमें उस खूनी को पकड़ना है। और वो कहता है कि मिस किन क्या आप हमें इस आइलैंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो फिर मिस्टर किन कहते हैं कि इस आइलैंड का नाम स्टोन मिल है और इस आइलैंड पर हर जगह फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं और ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इस आइलैंड पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। अब तो खूनी ने बेस स्टेशन और पुल को तबाह कर दिया है जिसकी वजह से आज तो हमारा इस आइलैंड से निकलना इम्पॉसिबल है, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं कि कब रेस्क्यू टीम आए और आकर हमें बचाए। तो फिर मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना जहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं और लोग मार रहे हैं, ये जरूर तुम्हारी ट्रेवल एजेंसी वालों का ही काम होगा, उन्होंने ही हमें इस खौफनाक आइलैंड पर फंसा दिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। मगर तभी सैम उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं आपका टूरिस्ट गाइड हूँ, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मगर तभी वो बंदा इसके मुंह पे मुक्का मार के वहां से चला जाता है। तो फिर मिस यान जब उस बंदे की तरफ देखते हैं तो उसे दोबारा से वही सिंबल नजर आते हैं और वही क्रीचर भी नजर आता है जिसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है, लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो मिस्टर चू को ढूंढने के लिए बाहर जाता है मगर उसे मिस्टर चू कहीं भी नजर नहीं आते। मगर तभी उसे वहां पर एक बंदा नजर आता है जो उसके सामने से गुजरता है तो फिर वो उसके पीछे जाता है तो वो भी वहां से गायब हो जाता है। तो फिर वो वहां से वापस होटल की तरफ चला जाता है मगर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसे ही देख रहा होता है। और फिर हम वापस से मिस्टर यान को देखते हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बार बार इल्यूजन क्यों नजर आ रहे हैं? और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे सब्र से काम लेना होगा, एक तो मेरे साथ वाला ऑफिसर पहले ही मार चुका है, अब मैं ही सिर्फ यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से वो ब्लैक कोट वाला आदमी मुझे नजर आया था, आखिर था वो कौन? तो तभी सैम भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैंने मिस्टर चू को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे जारियों में एक बंदा नजर आया। तो मिस टू कहते हैं कि वो जरूर खूनी ही होगा। तो फिर वो सब बंदे कहते हैं कि हमें जल्दी से अपने कमरों में जाकर छुप जाना चाहिए, शायद रेस्क्यू टीम सुबह तक आ जाए और वो आकर हमें बचा ले। तो तभी सैम उनके सामने आ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ, पहले मिस यान की बात तो सुन लो, आप ऐसे अपने कमरे में नहीं जा सकते। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग वहीं पर रुक जाओ, कोई भी अपने रूम में नहीं जाएगा, हमें अभी तक खूनी नहीं मिला, जब तक हमें खूनी नहीं मिलता कोई भी अपने कमरे में नहीं जा सकता, क्या पता आप लोगों में से कोई खूनी हो। तो फिर सैम कहता
कहता है कि देखा मिस यान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो हमारा भला ही तो सोच रही हैं। अब तुम लोग ये मत सोचने लग जाना कि उसके बड़े बड़े हैं विचार इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो तभी मिस यान कहती है चुप कर वे कुत्ते, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तो फिर मिस टू कहती है कि छोटी बच्ची हो क्या तुम्हें नहीं पता कि खूनी के पास बम भी है, अगर हम एक जगह पर रहे तो वो हमें बम ब्लास्ट भी उड़ा सकता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ठीक है पहले हमें आप सबके रूम को चेक करना होगा कि कहीं खूनी ने अंदर कोई ट्रैप ना लगाया हो। और तभी वो रूम की तलाशी लेने लग जाते हैं, मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो मिस यान के साथ साथ ही होता है और उसे बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा होता है। और फिर सैम जब एक बेड के नीचे देख रहा होता है तो तभी बेड के नीचे से काकरोच सैम के मुंह पर चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सीधा जाकर मिस यान के साथ चिपक जाता है। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो भागते हुए आता है और कहता है कि मैडम जल्दी से हमारे साथ चलिए, प्रिंसिपल जो मिसिंग हो गए हैं वो नहीं मिल रहे। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो होटल के बाहर प्रिंसिपल जहू को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे प्रिंसिपल जहू नजर आ जाते हैं, मगर तभी उन्हें गले में रस्सी डालकर कोई खींच रहा होता है। और तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है और फिर वो जब प्रिंसिपल को देखते हैं तो उसे उसके आसपास वही सिंबल दोबारा नजर आते हैं और वही क्रीचर भी। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस यान को देखते हैं जो उस प्रिंसिपल को देखते हैं तो उसे उसके आसपास दोबारा से वही सिंबल नजर आते हैं और वही क्रीचर भी। और फिर वो कहते हैं कि मुझे ये इल्यूजन दोबारा क्यों नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं बल्कि प्रिंसिपल जाओ को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर वो सैम को कहते हैं कि सैम तुम इस जगह पर नजर रखो, मैं पीछे से जाकर प्रिंसिपल जाओ को बचाती हूँ। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो दीवार के ऊपर चढ़ के प्रिंसिपल जाओ को बचाने के लिए जाता है, मगर दीवार के ऊपर से कोई उस पर कुछ चीजें फेंकता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आइज भी ब्लू हो जाती हैं। और तभी हम ऊपर एक लड़की को देखते हैं जिसने ये सब चीजें फेंकी होती हैं और वो हंस रही होती है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो फुल स्पीड में एक जंप मारता है और वो सीधा उस लड़की के पास पहुंचकर उसको गले से पकड़ लेता है और एक किक मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर वो उसको कैच कर लेता है। और फिर उसके हाथ में कुछ नरम नरम फील होता है तो वो कहता है कि ये क्या है, मगर जब वो नीचे देखता है तो उसने उस लड़की की चेस्ट पे हाथ रखा होता है। और तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हें बड़े बड़े विचार कुछ ज्यादा ही पसंद हैं। और फिर हम होटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बांध कर रखा होता है। तो मिस यान कहते हैं कि सबसे पहले शिनजिन, उसके बाद सेक्रेटरी चू, आखिर ये मामला क्या चल रहा है। तो फिर हम प्रिंसिपल जाओ को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अपने सामने उस लड़की को बैठा हुआ देखता है। तो वो कहता है कि तुम यू बिच यू डैश यू या ये यो, और वो उसको मारने के लिए आगे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके माउस पे टांग मार देती है जिससे प्रिंसिपल जाओ वहीं जमीन पर गिर जाता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि चुप हो जाओ तुम दोनों। तो प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मैडम इसने मुझे किडनैप करके जान से मारने की कोशिश की है, आप इसको पकड़ लो, इसको अरेस्ट कर लो। तो वो लड़की कहती है चुप कर बे बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई, मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था, जब ये बात मेरे हस्बैंड को पता चली तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं जब अपने माँ बाप के घर गई तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं जब तुम्हारे पास थे तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया और तुम उस शैजिन के साथ अपनी रातें गुजारने लग गए। तो सैम कहता है कि मैडम आराम से थोड़ा पानी पीकर बोलें, हम मानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया होगा लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनको जान से मार दें। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम अभी भी इसकी मदद करना चाहती हो, और हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा नाम ही सैम है ना। तो जिस पर सैम कहता है कि हाँ मेरा नाम ही है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बाईचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और तुम्हें 2 दिन पहले ठुड्डे मारकर वहां से निकाल दिया गया है। तो सैम भी लाइक जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता दे, और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो लड़की कहते कि दफे हो, मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हें जिसने ठुड्डे मार के निकाला वो तुम्हारा ये प्रिंसिपल ही था। तो सैम कहते हैं कि सर मतलब अंडरवेयर चोर आप हैं। तो वो लड़की कहती है कि ये सारा प्रिंसिपल साहब का ही प्लान था कि तुम्हें ठुड्डे मार मार के यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। क्या तुम्हें कुछ दिन पहले की ट्रिप याद है जब हम हॉलीडे पर गए हुए थे। तो सैम कहते हैं कि हाँ 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 मुझे याद आ गया, 10 दिन पहले हॉलीडे का सीन, और फिर हमें 10 दिन पहले हॉलीडे का सीन दिखाया जाता है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो होटल के हर रूम में गरीबों वाली फिल्में बांट रहा होता है जिनके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं होता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इतनी पॉपुलर वेबसाइट का आदमी मुझसे ये काम करवाएगा। और तभी वो एक रूम के अंदर इस पिक्चर को रख रहा होता है कि तभी उस रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं। तो वो लड़की कहती है कि हेलो हैंडसम। तो फिर सैम कहते हैं कि वाह इसके तो पक्का 40 नंबर होंगे। और वो लड़की कहती है कि लड़के हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे कार्ड की जरूरत है क्योंकि हम पहले ही लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तभी वो दरवाजा बंद कर देती है। तो फिर सैम कहता है कि अच्छा तो क्या वो तुम थी। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, और कहती है कि इस बुड्ढे ने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम उसकी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो, इसलिए उसने तुम्हें अंडरवेयर चोर बनाकर यूनिवर्सिटी से ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया ताकि हमारे रिलेशनशिप का किसी को पता ना चल सके। तो प्रिंसिपल कहता है कि सैम इसकी बात ना सुनो, ये सारा इसका ही प्लान था, मैं मासूम हूँ। तो सैम कहता है जो होना था हो गया है, अब क्या फायदा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बदला लेने में बड़ी महानता नहीं है, माफ कर देने में बड़ी महानता है। तो फिर हम इस यान को देखते हैं जो कहती है कि हाय मैं तो इसको गलत समझ रही थी, ये तो अंदर से कितना अच्छा है, इसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं है और ना ही कोई बदले के जज्बात हैं। मगर तभी सैम उसके माउस पर जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि बिंगो, और कहता है कि
हाँ अब हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ, लेकिन मैं वही बात करूंगा कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, हमें दुनिया में अभी भी अमन और पीस कायम रखना चाहिए। तो फिर मिस यान उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और एक स्टेटमेंट देनी होगी। हम मानते हैं कि प्रिंसिपल जाऊ ने और शैनजी ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन इसका ये हक नहीं बनता कि तुम शैनजिन को जान से मार दो। तो तभी वो लड़की कहती है वेट, क्या क्या तुमने, शैनजी ने मार चुकी है और तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा है? तो फिर प्रिंसिपल जाऊ भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने ही उसको मारा है, तुमने ही उसको बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया और उसके बाद तुमने ही हर जगह बम ब्लास्ट किए, ब्रिज का पुल तोड़ दिया, बेस स्टेशन को तबाह कर दिया। तो वो लड़की कहती है ये सच है कि बुड्ढे मैं तुझे जान से मारना चाहती थी, लेकिन जो मैंने किया नहीं है मैं वो क्यों मानूं, और मैंने उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मारा। और ये जो तुम बम ब्लास्ट की बात कर रहे हो ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर जगह जाकर तुम्हारे लिए बम लगाती फिरूं, पर मैं उस खूनी को थैंक यू कहना चाहूंगी जिसने हर जगह बम ब्लास्ट कर मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। तो सैम कहता है कि ये लड़की कितनी आसानी से कह रही है कि ये सिर्फ बुड्ढे को ही मारना चाहती थी, इसका मतलब ये कातिल नहीं हो सकती। और वैसे भी मैंने इल्यूजन में एक आदमी को देखा था जो शैनजिन को बड़ी बेरहमी से मार रहा था, ये तो एक लड़की है, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो मिस यान उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें फिर भी हमें स्टेटमेंट देनी होगी क्योंकि प्रिंसिपल जाऊ मरते मरते बचे हैं। तो फिर वो जब विंडो में देखते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी चू होता है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा होता है, ऐसे जैसे उसने 100 मुर्गियों का कत्ल किया हो। और तभी वो वहीं पर मार जाता है और फिर हम सैम को देखते हैं जिसकी आंख में टाइम रिवर्स होता है और वो वापस से उसी अजीब वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा तस्वीरें नजर आने लग जाती हैं। और तभी उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें सेक्रेटरी चू की भी होती हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और फिर हमें सेक्रेटरी चू की मौत का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो होटल से निकलकर भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर एक बोट है। और फिर वो उस बोट में आकर बैठ जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं बच गया। मगर तभी हम उसके पास एक स्नेक को देखते हैं जो उसको डस लेता है और तभी अचानक से उस बोट पर बहुत ही ज्यादा स्नेक आ जाते हैं जो कि पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो फिर सेक्रेटरी चू कहता है कि मुझे बचा लो प्लीज, कोई बचा लो मुझे, मुझे सांप ने काट लिया है, मेरी जुबान टूट गई थी, मेरा मुंह फिसल गया था जो मैं होटल से बाहर निकल आया, प्लीज एक दफा बचा लो, प्लीज कोई तो आकर मुझे बचा लो, मेरी जेब में 10-10 के नोट है, मैं तुम सबको दूंगा। तो तभी सैम इल्यूजन से बाहर निकलता है तो मिस यान कहती है कि हमने सेक्रेटरी चू की बॉडी को चेक किया लेकिन हमें उनकी मौत का कारण नहीं पता चला। तो सैम कहता है कि उनकी मौत पॉइजन स्नेक की वजह से हुई है। तो मिस यान कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता इस बात का? और तभी वो कुछ बोलता कि होटल की लाइट चली जाती है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जो और कोई भी नहीं घबराएगा, एक बंदा जाकर बल्ब को चेक करो कि वो ठीक है या नहीं। और तभी अचानक से लाइट आ जाती है तो सैम कहता है कि क्या सब लोग ठीक तो है ना? तो फिर हम मिस्टर वू को देखने हैं जो चीखने लग जाता है क्या वो देखो। तो फिर वह जब जमीन पर देखते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल जू गिरे पड़े होते हैं और तभी उन्हें किसी ने चाकू मार के जान से मारा होता है। तो फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो अंदर बैठी जोर जोर से हंस रही होती है कि फाइनली ये बुढ़ा मर गया, ये मौत ही। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो कहता है कि शायद इस लड़की ने ही प्रिंसिपल जो को मारा होगा। तो मिस यान कहते हैं कि नहीं नहीं, खूनी जरूर कोई और है, वो तो अपनी जगह से हिली भी नहीं और उसको मैंने हथकड़ियों से बांध कर रखा हुआ है। तो फिर हम मिस्टर वू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सबसे पहले शैनजिन, उसके बाद सेक्रेटरी चू, फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहू के, इन सब का उसी चीज़ से कनेक्शन तो नहीं है, तो फिर मिस टू कहाँ पर है? और तभी वो कहता है कि क्या किसी ने मिस टू को देखा, वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। तो तभी हम मिस टू को देखते हैं जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है और उसकी सारी बॉडी को आग लगी होती है और तभी वो वहीं पर मर जाती है। और फिर हम सैम को देखते हैं जिसकी आंखों में टाइम रिवर्स होता है और वो उसकी मौत का सीन देखता है जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जो इस पर पेट्रोल फेंक कर इसको आग लगाकर वहां से चला गया था। तो फिर हम मिस्टर किन को देखते हैं जो आकर मिस यान को बताता है कि उस ओल्ड लेडी का रूम पूरे तरीके से जल चुका है और वहां अंदर हर चीज जल चुकी है, पता नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, हम पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो एक जगह बैठा सोच रहा होता है कि मुझे जो इल्यूजन नजर आते हैं वो लोगों की मौत का सीन होता है कि वो मरने से पहले क्या देखते हैं। तो तभी हम इस यान को देखते हैं जो सैम के पास आती है और कहती है कि हमें सेक्रेटरी चू की मौत का पता चल गया है। तो सैम कहता है कि मुझे भी खूनी का पता चल गया है कि वो कौन है और वो तभी उसके कान में कुछ बातें कहता है। तो मिस यान कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो फिर सैम कहता है मेरे पास एविडेंस तो नहीं है लेकिन मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हें एविडेंस मिल जाएगा। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मैं और सैम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सेक्रेटरी चू की मौत हुई थी ताकि वहां से जाकर कुछ क्लूज को ढूंढ सकें। तो प्लीज आप सब लोग तब तक अपने कमरे में रहिए और अपनी विंडो दरवाजों को अच्छे तरीके से लॉक कर लेना और अपने कमरे से बाहर ना निकलना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो तभी मिस्टर वू कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा मिस यान, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो मिस यान कहती है हम तो वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? तो सैम कहता है कि मिस्टर वू अगर आपको हमें कुछ बात बतानी है तो आप हमें बाद में बता देना, अभी हम लेट हो रहे हैं और अब हम चलते हैं। तो फिर हम मिस्टर वू को देखते हैं जो जल्दी से अपने कमरे में आता है और कहता है कि मैं पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना
भागना होगा। मुझे पता है कि ये सब काम हाउशन का भूत ही कर रहा है, वो हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है। मुझे यहाँ से जल्दी ही भागना होगा, मैं अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ पर रुका तो हाउशन का भूत मुझे भी मार देगा। तो फिर वो जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा लॉक होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये दरवाजे को किसने लॉक कर दिया। कहता है कि हाँ चाबी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाल में डाल लियो क्या चाबी साला सब? और कहता है कि हाँ रिसेप्शन पर होगी। और तभी वहां पर वो चाबी ढूंढने लग जाता है, मगर तभी हम एक बंदे के हाथ को देखते हैं जिसके हाथ में रिमोट होता है और वो उसका बटन दबा देता है। और उसका बटन दबाता ही उसके सामने एक पिक्चर शो होती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो हाउशन की पिक्चर है। और कहता है कि मतलब सच में हाउशन का भूत मुझे मारना चाहता है। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उसके पीछे प्लास लेकर खड़ा होता है और उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तभी मिस यान कहते हैं कि रुक जाओ, अपने हाथ नीचे कर दो। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर बैठा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? तुम्हें क्या लगा तुम एक के बाद एक खून करते जाओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा? मैं पहले से ही जानता था कि ये तुम हो मिस्टर किन। तो तभी वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि हैं मिस्टर किन की वाइफ? तो मिस यान कहते हैं कि ड्रामेबाज ओवर एक्टर कहीं का, 50 रुपए कार्ड इसके ओवर एक्टिंग का। तो तभी हम मिस्टर किन को भी देखते हैं जो ऊपर ही खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम दोनों तो सेक्टर ही चूके मर्डर साइड पर गए हुए थे ना, तो यहाँ पर कैसे आ गए? तो सैम कहता है मैं और मिस्टर यान पहले से जानते थे कि इन सब के पीछे तुम ही हो, इसलिए हमने यहाँ से जाने का सिर्फ नाटक ही किया था और हम यहीं पर ही छुपे हुए थे। तो मिस्टर किन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इन सब के पीछे हम ही हैं? तो सैम कहता है कि इस आइलैंड पर हर जगह बम लगाने, पॉइजनस स्नेक को छोड़ना, इस सब काम के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो बहुत दिनों से इस आइलैंड पर रह रहा हो और जिसे इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता हो। लेकिन हमें तुम पर शक तब हुआ जब हमने तुम्हारी पैंट का जला हुआ हिस्सा देखा, क्योंकि सभी लोग आग से बहुत ही ज्यादा दूर थे, लेकिन सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे थे जिसकी पैंट जली हुई थी। इसका मतलब कि जब तुम उस ओल्ड लेडी पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा रहे थे तो तब वो थोड़ा सा पेट्रोल तुम्हारे पैर पर भी गिर गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी पैंट भी जल गई। तो मिस्टर किन कहता है कि ये कैसा बकवास सबूत दिया है तुमने मुझे? तो सैम कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं छुप कर तुम्हारा बिल से निकलने का इंतजार करेंगे और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो मिस्टर किन कहता है पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमारा नेक्स्ट टारगेट मिस्टर वू ही है? तो फिर हम सैम को देखते हैं जिसने इल्यूजन में देखा था कि जब एक बंदा ओल्ड लेडी को जला रहा था वो उसने ये भी कहा था कि अब सिर्फ मिस्टर वू ही रह गया है, अब सिर्फ उसे जान से मारना है। और वो कहता है कि अगर मैंने इसको ये बताया कि मुझे इल्यूजन आया था, मुझे ख्वाब खूब आया था, तो इन्होंने तो मेरी बात को मारना ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे पागल करार दे देना है। तो फिर वो कह देता है कि इस बात का पता मिस यान ने लगाया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होशियार और ब्रिलियंट ऑफिसर है और उनके बड़े बड़े विचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं नहीं बोल रहा। तो मिस यान भी लाइक तेरे विचार तो जरूर बदलूंगी मैं आज। तो फिर मिस्टर किन कहते हैं कि लगता है कि यही हमारी किस्मत थी, अब हमें इन्हें सब कुछ बताना ही होगा। और वो कहते हैं कि हाँ हमने ही इन सब लोगों को मारा है क्योंकि ये डिजर्व करते थे। और फिर हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हाउशन होता है और तभी दूसरी लड़की उसे कहती है कि हाउशन क्या तुम ये खाना मिस्टर वू के लिए लेकर जा रही हो? जिस पर हाउशन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? जिस पर हाउशन कहते हैं कि अभी टाइम नहीं आया। और फिर वो खाना लेकर मीटिंग रूम में जाने लगती है, मगर तभी वो अंदर से प्रिंसिपल की आवाज सुनती है जो मीटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस साल बहुत सारे अमीर बच्चों ने पेपर देने का फैसला किया है, अगर हम क्वेश्चन पेपर बेचे तो हम माला माल हो जाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और तभी ये सारी बातें हाउशन सुन लेती है और कहती है कि क्या ये लोग पेपर बेचने की बात कर रहे हैं? ये तो बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म है। कौन सा जुल्म है भाई? अगर कोई पास होता है तो हो लेने दो, हम तो पहले ही फेल होके बैठे हुए हैं। तो तभी हम पीछे से मिस्टर वू को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि हाउशन तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि क्या तुम ये खाना मेरे लिए लेकर आई हो? तो जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, और तभी वो उसे खाना देकर वहां से चली जाती है। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी ये, इसे क्या हुआ? और फिर वो मीटिंग रूम के अंदर चला जाता है। तो प्रिंसिपल जू कहते हैं कि मिस्टर वू क्या बात है, तुम इतना लेट क्यों आए हो? तो मिस्टर वू कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने तो बस दरवाजे के पास हाउशन को देखा था और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तो प्रिंसिपल जू कहता है कि हाउशन क्या उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? तो फिर वो सब लोग कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिंसिपल जू कहते हैं कि अगर ये बात उसने किसी को बता दी तो हम बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे और हमारी इज्जत और रेपुटेशन तबाह हो जाएगी। तो फिर वो मिस्टर वू को कहते हैं कि तुम कल उससे बात करना और उसे कुछ पैसे देना और कहना कि अपना मुंह बांधे रखिए और किसी को भी इस बात के बारे में ना बताए। और फिर नेक्स्ट डे हम मिस्टर वू को देखते हैं जो हाउशन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने कल मीटिंग में मिस्टर वू की बातें सुन ली थी? तो वो कहते हैं कि क्या तुम क्वेश्चन पेपर बेचने की बात कर रहे हो? जिस पर मिस्टर वू कहता है कि हाँ खो धीरे से बोलो कोई सुन ना ले। तो हाउशन कहती है कि क्या तुम भी इसका हिस्सा हो? तो मिस्टर वू कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अपने फ्यूचर के लिए ये सब कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है एक दिन हमारी शादी हो रही है और फिर हमें अपार्टमेंट भी चाहिए और मेरी छोटी सी सैलरी हमारा खर्चा कैसे उठा सकती है? और प्रिंसिपल जू ने तो ये भी कहा है कि वो तुम्हें भी शेयर देंगे। तो हाउशन कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम एक नंबर के घटिया
इंसान निकलोगे, शक्ल ना दिखाना मुझे आज के बाद अपनी, दफा हो जाओ। तो मिस्टर वू कहता है कि प्लीज हाउशन मुझे छोड़ के ना जाओ, प्लीज कहीं ना जाओ। और तभी उसका हाथ छूटता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी उसका सर सीढ़ियों से जाकर टकराता है जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और वो सीधा जाके जमीन पे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू। तो फिर मिस्टर वू कहता है कि ये क्या हो गया, ये क्या मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूं। मगर तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर वू ये तुमने क्या किया है। तो मिस्टर टू कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो खुद गिरी है और हम सब ने ये देखा है और हम सब इस चीज को सीक्रेट रखेंगे, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और फिर सीन वापस से मिस्टर किन पर शिफ्ट होता है तो मिस्टर किन कहते हैं कि इस बात का क्लू हमें हमारी बेटी की डायरी में मिला। तो फिर जब हमने छानबीन की तो हमें असली मुद्दे का पता चला कि इन्होंने ही हमारी बेटी को जान से मारा है। इसलिए हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने सारे लगाकर इनको मारने की प्लानिंग की और हर जगह जगह पर बम ब्लास्ट लगा दिए। और मैंने इस होटल में भी एक बम लगाया हुआ है। मैं मिस्टर वू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी के पास भेजकर रहूंगा। और तभी वो अपने हाथ में एक रिमोट का बटन दबाने लगता। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस्टर किन को देखते हैं जो कहता है कि मिस्टर वू मैं तुम्हें अपनी बेटी के पास भेजकर रहूंगा। और तभी वो एक रिमोट का बटन दबा देता है जिसे देखकर मिस्टर वू चिल्लाने लग जाता है क्या बचाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता और फिर सैम कहता है कि बूम हो गया ना ब्लास्ट। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, आपने इस होटल में जितने भी बम लगाए हुए थे मैंने और मिस यान ने उसको ढूंढ कर डिसेबल कर दिया है। तो भाई तुम खुद ही देख लो इसने बम को डिसेबल कैसे किया, उन पे सूसू करके उनको डिसेबल कर दिया। तो तभी हम मिस्टर यान को देखते हैं जो शर्माने लग जाती है। तो फिर मिस्टर किन कहता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर नेक्स्ट डे हम पुलिस को देखते हैं जो वहां पर आ जाती है और आकर मिस्टर वू को अरेस्ट कर लेती है और वहां से ले जाती है। तो फिर सैम कहता है कि शुक्र है ये स्यापा खत्म हुआ, अब मेरी जान छूटी। तो मिस यान कहती है कि कौन सोच सकता है कि मिस्टर किन ने ही ये सारे कत्ल किए हैं। तो सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ओल्ड और कमजोर लगते हैं। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ये सब मिस्टर वू की वजह से ही शुरू हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये अपने होने वाली वाइफ का कत्ल करके इतना आराम से जिंदगी कैसे गुजार रहा था। तो सैम कहता है छोड़ो ना, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, खुद पुलिस उनको देख लेगी। और वो कहता है कि एक सेकंड, क्या तुम पुलिस नहीं हो, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की। अगर तभी हम उनके पीछे एक ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा होता है और तभी वो एक इवल स्माइल देता है। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो एक जगह सोया होता है और तभी उसका अलार्म बजने लग जाता है। तो तभी वो उसको बंद करता है और कहता है चुप कर बे कुत्ते। और फिर वो उठता है और ब्रश ब्रश करके तैयार होने लग जाता है। मगर तभी कोई दरवाजे पर नाक नाक करता है तो वो देखने के लिए चला जाता है। तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। मगर जब वो दरवाजा खोल के देखता है तो वहां पर खाली बस सूटकेस ही पड़े होते हैं। मगर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहती है कि हेलो भैया। तो सैम कहता है कि अब तुम कौन हो। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन कूनी। तो सैम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से। तो कूनी कहती है कि मैं सच्ची में तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तो सैम कहता है कि तुम दिखने में तो बिल्कुल भी मेरी बहन नहीं लग रही, ना तुम मुझसे मैच करती हो, तुम्हारे पास इतने सूटकेस हैं, ऊपर से तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और क्यूट हो, कहीं तुम मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल तो नहीं करने आई। तो कूनी कहती है कि भैया मैं आपको याद क्यों नहीं हूँ, मेरे पास एक फोटो भी है हम दोनों की। तो फिर वो उसे अपनी और सैम की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि भैया ये देखो ये तुम ही हो ना। तो सैम कहते हैं हाँ ये तो मैं हूँ और ये पिक्चर भी बिल्कुल असली लग रही है। और फिर वो कहता है कि छोटी सिस्टर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। तो कूनी कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम अकेले रह रहे हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी देने के लिए आ गई हूँ। तो फिर यहाँ जल्दी से वहां रखी हुई डायरीज को पैर मारकर बेड के नीचे काट देता है और कहता है कि सिस्टर मेरा रूम बहुत गंदा है, तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो, मैं तुम्हें किसी रिजॉर्ट में छोड़ आता हूँ। मगर तभी कोनी वहां पर ये कॉमिक की बुक पकड़ लेती है। तो सैम कहता है कि इसे छोड़ दो, ये मेरी प्रोफेशनल बुक है, ये मेरा प्रोफेशन है। तो कोनी कहती है कि ये सेक्सी लड़कियां तुम्हारा प्रोफेशन है। तो सैम कहता है कि मैंने कहा ना छोड़ दो, ये 18+ बच्चों के लिए है और तुम अभी 18+ नहीं हुई। मगर तभी वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको बार बार किताबें मार रही होती है। और फिर वो कहती है कि हैं ब्रदर तुम ठीक हो ना, क्या मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दिया, क्या तुम्हें कुछ हो गया। तो सैम कहता है पहले तो ठीक था लेकिन अब नहीं रहा, मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दे। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कुनी सोते हुए कह रही होती है कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे शवारमा खाना है, मुझे जिंगर बर्गर खाना है, मुझे हम बर्गर खाना है। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो उस पिक्चर को देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा और अब अचानक से मेरी एक बहन निकल आई है, पता नहीं अब जिंदगी ने और कितने सरप्राइज देने हैं मुझे, मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ जंड हो गई है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो भागता हुआ किसी की तरफ जा रहा होता है। तो तभी वो बंदा इस पे फायर करना शुरू कर देता है मगर तभी वो उसकी गोलियों से बच जाता है और उसको जान से मार देता है। तो फिर वो और भी लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो वो उन सबको जान से मार देता है और गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। और फिर वो घर के अंदर जाता है और वहाँ के जितने भी गार्ड होते हैं उन सबको भी जान से मार देता है। और फिर वो एक मीटिंग रूम में जाता है और वहाँ पर भी सभी लोगों को जान से मार देता है।
तो तभी उसे अपने सामने एक डोल नजर आती है। जब वो उसे सीधा करता है तो वो कोई डोल नहीं बल्कि एक टाइम बम होता है। तो तभी वो वहां से भागने लग जाता है और वो विंडो से जंप कर ही रहा होता है कि तभी बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर सैम की आंख खुल जाती है और फिर हमें पता लगता है कि ये मनूस मारा सैम का सपना था। और वो कहता है कि मुझे 2-3 दिन से ये सपना क्यों आ रहा है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही मूवीज देख ली हैं इसलिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम मिस यान को देखते हैं जो ऑफिसर चैन से मिलने आती है और कहते हैं कि ऑफिसर चैन आपने मुझे बुलाया था। तो ऑफिसर चैन कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। और फिर ऑफिसर चैन कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें एक बंदा एक वेबसाइट को चला रहा है जिसका नाम सेक्सी है और वो इस वेबसाइट के जरिए हर जगह पोर्न सेंड कर रहा है, मतलब गरीबों वाली फिल्में जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते। भाई लोग आई होप तुम लोग समझ गए होगे हैं, समझ रहे हो? तो तुम्हें उस बंदे को पकड़ना होगा और उसके घर पर रेड करनी होगी। डायरेक्टर ने तुम्हें इस काम का लीडर बनाया है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या लीडर, वो भी टीम का? तो ऑफिसर चैन कहता है कि डायरेक्टर ने तुम्हारे पिछले केस की रिपोर्ट देखी थी और उन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें नेक्स्ट केस का लीडर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उनका साथ नहीं झुकने दोगी। तो फिर मिस यान कहती है कि सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूंगी। तो तभी हम एक अफसर को देखते हैं जो चैन को कहता है कि सर जरूर इसका बैकग्राउंड कोई बड़ा होगा, इसलिए तो डायरेक्टर ने खुद इसको केस का लीडर बनाया है। तो चैन कहता है कि तुम ये सब मत सोचो, तुम बस अपना काम करो। फिर नेक्स्ट सीन में अफसर चैन को देखते हैं जो ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने लगता है और तभी वो आकर अपनी गाड़ी में बैठता है, मगर तभी एक बंदा पीछे से कहता है कि ऑफिसर चैन कैसे हो तुम? तो ये आवाज सुनकर ऑफिसर चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वो अपने कोट के अंदर से गन निकाल कर सीधा उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। तो तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वही ब्लैक कोट वाला आदमी होता है और तभी उसकी आंख रेड हो जाती है, जिसकी वजह से चैन को अपने सामने एक सांप नजर आता है और तभी वो गन को बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये क्या था? तो फिर वो ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है कि चैन घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आया। और वो कहता है कि मैंने सुना है कि एक न्यू कमर पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारा सेंटर ब्यूरो ज्वाइन किया है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि कौन? वो मिस यान? तो वो काला कोट वाला आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है और मैंने ये भी सुना है कि उसको आते ही केस का न्यू लीडर बना दिया गया है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि मुझे ये सारी बातें पहले से ही पता है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो फिर वो आदमी ऑफिसर चैन को एक हीरा दिखाता है और कहता है मैं तो बस आपसे दोस्ती करने आया हूँ। तो तभी लालची ऑफिसर चैन हीरा देख के कहता है कि बताइए सर बताइए, हुक्म करे, आपका दोस्त आपके लिए क्या कर सकता है? यार भाई इतना तो कोई हस्बैंड अपनी बीवी का रनमरीद नहीं होता जितना ये हो गया। तो फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो चैन के कान में कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। तो फिर अफसर चैन कहता है कि ये कहां पर चला गया, 1 मिनट में आया 1 मिनट में गायब हो गया, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो हीरा मिल गया, बस इतना ही बहुत है। अब अपन माला माल हो जाएगा, रात को पार्टी शार्टी करेगा, दिन को मियां खलीफा के साथ घूमेगा। वो क्या बोल दिया एडिटर, ये वाली लाइन काट देना जो मैंने अभी बोली। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस यान को देखते हैं जो कुछ पुलिस अफसर को अपने साथ लेकर उस बंदे के घर पर रेड करने के लिए जाती है। तो फिर वो जब दरवाजा ओपन करते हैं तो अंदर से आ ही यू की आवाजें आ रही होती हैं और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो हैंड प्रैक्टिस कर रहा होता है और गरीबों वाली फिल्में देख रहा होता है और तभी वो कहता है कि प्लीज प्लीज गोली ना चलाना, मुझ पे गोली ना चलाना, अभी मेरा काम नहीं हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सैम का दोस्त पैंग होता है। तो फिर मिस यान उसको ऐसी हालत में देखकर शर्माने लग जाती है और कहती है कि जल्दी से अपनी पैंट ऊपर करो और ये कंप्यूटर को बंद करो। और वो ऑफिसर को कहते हैं कि तुम सब इसको अरेस्ट करो, मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेश हवा लेने के लिए। तो तभी हम सैम और कोनी को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तो कोनी सैम को कहते हैं कि भैया तुम ये सब चीजें कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तो सैम कहता है कि अभी तुमने मेरे घर पे रहना है, इसलिए मैं अपनी प्रोफेशनल बुक को वापस देने के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी सैम रास्ते में मिस यान को देखता है तो वो कहता है कि मिस यान आप इतने दिनों बाद? तो मिस यान भी कहती है कि हाँ भाई यंग गाइड कैसे हो तुम, इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। मगर तभी पैंग सैम की आवाज सुन लेता है और कहता है कि मास्टर मास्टर मुझे बचाने, ये लोग मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो मिस यान कहती है कि क्या तुम मास्टर हो, क्या तुम इसके मास्टर हो? तो सैम कहता है कि कौन मास्टर, मैं किसी को नहीं जानता। और तभी वो कहता है कि मिस अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। मगर तभी उसकी सारी कॉमिक बुक गिर जाती है तो मिस यान भी उन्हें देख लेती है। तो फिर सैम कहता है कि मिस यान जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी प्रोफेशनल बुक्स हैं। तो तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि भाई तुम कौन सा बड़ा बिजनेस करते हो इन किताबों को देख देख कर? तो सैम कहता है कि चुप कर जा मेरी माँ, पुलिस अभी मेरे सामने है, क्यों पिटवाएगी मुझे आज? और फिर वो कहता है कि मिस मैं तो आज आपको चाय के लिए ऑफर करने वाला था, क्यों ना हम चाय पीने के लिए चले? तो फिर मिस कहते हैं कि चल बेटा आज मैं तुझे जेल की चाय पिलाती हूँ, बड़े तुझे लोगों के बड़े बड़े विचार नजर आते थे ना, आज मैं तुझे विचार दिखाती हूँ। और तभी वो उसे अपने साथ जेल ले जाते हैं। तो फिर सैम कहता है कि छोटी सिस्टर अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार ना करना। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जिसने रोला डाला होता है, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है।
मगर हम पैंग को देखते हैं जो कहता है कि भाई टेंशन ना ले, मैंने यहाँ के गार्ड को कहा है कि मैं उनको भी अच्छी अच्छी फिल्में दूंगा, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो मुझे 3 दिन में छोड़ देंगे। तो सैम कहता है कि कमीने तेरी वजह से फंसा हूं मैं यहाँ पर, और तभी वो उसको लात मारने लगता है, मगर एक बंदा उसकी लात को पकड़कर उसको दूर फेंक देता है। तो फिर सैम कहता है कि अब तुम लोग कौन हो? तो फिर वो कहते हैं कि हम वो हैं जो लड़ाई झगड़ा नहीं करने देते, इस जेल में अमन और पीस कायम रखते हैं, हम हैं पापा की परियां। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लड़ाई करने की, मारपीट करने की, बताओ जरा। तो सैम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपने दोस्त को कुछ सबक सिखा रहा था। तो फिर गंजा कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी उसको सबक सिखाने की? मगर तभी हम एक अलान को देखते हैं जो बजता है, और फिर हम एक कैदी को देखते हैं जिसे जेल के अंदर लाया जा रहा होता है। तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, और फिर हम उस कैदी को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, और उसका नाम मिस्टर वाइल्ड होता है। और तभी वो सैम के पास आके रुक जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम आज रात 12 बजे मेरे कमरे में। तो सैम कहता है कि ये भी मुझे क्या बोल के गया, मुझे बताना जरा। तो तभी एक बंदा उसको पीछे से देखने लग जाता है और कहता है तुम्हारी तो इतनी छोटी है फिर भी उसने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? तो सैम कहता है कि मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो? और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस मोटे सांड को देखते हैं जो एक लड़के की जेल के अंदर जाता है और कहता है कि आजा मेरी जाने मन, आजा गले लग जा। मगर तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। तो मोटा सांड कहता है कि मेरी जान, मेरे हाथ में सिरगट है, कोई असला तो नहीं, चुम्मी शुम्मी ले लूं, कोई मसला तो नहीं। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम सैम को देखते हैं जो उन लोगों से बच के छुप रहा होता है, मगर तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम पापा की परियों से बचकर भाग जाओगे? हमें तुम्हें तैयार करना है क्योंकि तुम आज मिस्टर वाइल्ड का खाना हो और उनको गंदी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। तो सैम कहता है कि उसने आज रात 12 बजे मुझे क्यों बुलाया है, आखिर वो करना क्या चाहता है मेरे साथ? तो गंजा कहता है कि वही जो काली रात में काली गुफा में करते हैं। तो तभी दूसरा बंदा उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है कि पागल, सीधे लफ्जों में बताना उसे। और फिर वो कहते हैं हम तो बस तुम्हारी सफाई करना चाहते हैं और तुमको शावर देकर फ्रेश करना चाहते हैं। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं तुम लोग रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर वो पापा की परियां कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम खुद करेंगे, तुम क्यों करोगे, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। मगर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि कैसे हैं आप लोग? तो फिर एक बंदा कहता है हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तभी वो बंदा उसके सामने हवा में पंच करता है जो उसको टच भी नहीं करता और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है और कहता है कि क्या और इंट्रोडक्शन चाहिए मेरा? मगर तभी वो पापा की परियां वहां से भाग जाती हैं। तो फिर वो बंदा सैम के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें जीरो ने यहाँ पर भेजा है और तुम इस जेल में क्या कर रहे हो? तो सैम कहता है कि मैं किसी जीरो को नहीं जानता और जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घराने से, और मेरे साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश भी ना करना। तो वो बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो सैम कहता है कि थैंक यू, तुमने भरी जवानी में मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया। तो फिर वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा नाम नैशिंग है, अगर ये लोग तुम्हें दोबारा तंग करे तो तुम मेरे पास चले आना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उस मोटर सांड को देखते हैं जो एक बंदे से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि सारे इस्तीफा के काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसलिए पैसा ज्यादा लगेगा। तो वो बंदा कहता है कि पैसे की कोई बात नहीं, बस काम हो जाना चाहिए। तो मोटा सांड कहता है कि ठीक है आप सारी फाइल को जेल में भिजवा देना, मैं कर दूंगा। तो तभी वहां पर नैशिंग भी आ जाता है और कहता है कि मोटे सांड, इस दुनिया में और भी रास्ते हैं जहां पर तू चल सकता था, लेकिन तूने मौत वाला रास्ता ही क्यों चूज किया? तो फिर वो मोटा सांड कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो उस मोटे सांड को जान से मार देता है। और फिर हमें वापस से सैम के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैंक सैम को कहता है कि सैम क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगते? तो सैम कहता है मुझे तो ये सारे खुसरे लगते हैं जैसे पापा की परियां बनी हुई हैं। और तभी सैम उनको आवाज मार के बुलाता है। तो वो कहते हैं कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा नहीं उछल रहे, अगर एक दफा उस आदमी ने तुम्हें बचा लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें बार बार बचाने के लिए आएगा। वो सैम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि आखिर वो मोटा सांड है कौन? तो तभी वो बंदे ये बात सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि खामोश, धीरे से बोल पागल, अगर उसने सुन लिया तो तेरा सर काट देगा। और फिर वो उसे बताते हैं कि उसका नाम मिस्टर वाइल्ड है और वो बाबी सिटी का अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है और वो हर तरह की स्मगलिंग करता है। कुछ महीने पहले वो जेल आया था क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था और फिर उसने जेल के अंदर ही स्मगलिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पता था जेल के अंदर कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। और वो एक नंबर का लोंडेबाज इंसान था, जब भी कोई जेल में न्यू बंदा या फ्रेश माल आता तो वो उसे रात को अपने पास बुला लेता और उसके साथ सुहागरात मनाता। और आज तुम्हारा नंबर आया है, आज तुम्हारा भी केक कटेगा। तो तभी सैम ये बात सुनकर बेहोश हो जाता है। तो फिर उसका दोस्त उसको चपेरे मार मार के उठाता है। मगर तभी जेल का अलार्म बजता है और हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो मिस यान को फोन करता है और कहता है कि जल्दी जेल में आओ। तो सब लोग कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतनी भागदौड़ क्यों लगी हुई है? तो फिर हम मिस यान को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाती है। तो फिर सैम कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और वो कहता है कि मिस यान मेरी बात सुने, ये मैं हूँ, आखिर हुआ क्या है, इतनी भागदौड़ क्यों लगी हुई है? तो मिस यान कहती है कि जेल में एक बंदे का कत्ल हो गया है इसलिए इतनी भागदौड़ लगी हुई है। और तुम बताओ तुम्हें चाय तो मिल रही है ना? मस्त
जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और तभी वो वहां से जाने लगती है, मगर हम सैम को देखते हैं जिसको दोबारा से वो मोटे सांड का ख्याल आ जाता है कि वो आज इसका केक काटेगा। तो सैम कहता है कि मिस मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं आपका केस सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। और आपको तो पता ही हम दोनों ने मिलकर पिछला केस भी कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया था। तो मिस यैन सोचने लग जाती है और कहती है कि हाँ, इसका स्किल और ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पिछला केस सच में इसकी वजह से मैंने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बेल पर छुड़वाती हूँ। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो जेल से छूट जाता है। तो फिर पैंग कहता है कि ब्रदर मैं भी आ रहा हूँ, मगर तभी जेल का दरवाजा बंद हो जाता है। तो सैम कहता है कि अब आएगा मजा, तूने मुझे बहुत तंग किया है, तेरी वजह से मैं इस चक्कर में फंस गया था, लेकिन अब आएगा मजा, अब तो बन उस मोटे सांड की दुल्हन। तो फिर हम उन पापा की परियों को देखते हैं जो पैंग को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आजा दुल्हन आजा, आज तुझे सजाना है हमने, आज तेरी सुहाग रात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को क्राइम वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर कत्ल हुआ होता है। तो सैम उस बंदे को देखकर कहता है ये तो मोटा सांड है, वही लोंडेबाज। और फिर वो उसके पास जाता है और उसकी डेथ का सीन देखने लग जाता है। मगर तभी हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो उसके पास आ जाता है और कहता है कि हे बच्चे दूर हट जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता ये क्राइम वाली जगह है, यहाँ पर किसी चीज को छूना या देखना मना है, और तुम तो एक कैदी थे ना, तुम जेल से बाहर कैसे आए। तो तभी मिस यैन आके बताती है कि सर ये कोई मुजरिम नहीं है, बस इसको जेल की हवा खाने का शौक था, इसलिए मैंने इसको जेल में डाल दिया, और ये मेरे साथ इसलिए आया है ताकि ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद कर सके। तो सैम भी लाइक तो फिर मिस यैन कहती है कि सैम क्या तुम्हें इसकी मौत के बारे में कुछ पता चला। तो सैम कहता है कि हाँ, इसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं, कोई भी ऐसी हड्डी नहीं बची जो ना टूटी हो, और खूनी ने इसको बड़े ही बेरहम तरीके से मारा है और इसके हाथ पैरों को मोड़ दिया है ऐसे जैसे ये कोई चुड़ैल हो। तो ऑफिसर चैन कहता है कि तुक्के मारना बंद करो, अगर इसकी हड्डियां या जोड़ों को मोड़ा गया होता तो ये दर्द से चिल्लाता, तो गार्ड इसकी आवाज भी सुन लेते, तो फिर ये चीखा या चिल्लाया क्यों नहीं। तो सैम कहता है कि हुनी को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज था, उसने इसकी उस जगह पर अटैक किया कि ये दर्द के मारे चीख भी ना सका। तो मिस यैन कहती है कि सैम तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, तुमने तो अभी तक उसको टच भी नहीं किया और इतना सब कुछ बता दिया। तो फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम उसकी डेथ का सीन देख रहा था। तो ऑफिसर चैन ने उसको आकर रोक लिया था, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, और वो सोचता है कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मरे हुए लोगों का डेथ सीन देख सकता हूँ, मुझे तो इस बात पर खुद भी यकीन नहीं है। और वो कह देता है कि मैंने इन क्रिमिनल्स और किलर्स पर स्टडी की हुई है, जिसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ पता है। तो फिर हम एक अफसर को देखते हैं जो भागता हुआ आता है और ऑफिसर चैन को आकर कुछ बताने लग जाता है। तो फिर सैम भी मिस यैन को कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है इसका नाम मिस्टर वाइल्ड है और ये बाबी सिटी का अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है और ये जेल में स्मगलिंग भी करता था। तो मिस यैन कहती है कि तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता। तो सैम कहता है कि मुझे जेल में लोगों ने बताया था। तो तभी हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो उनके पास आ जाता है और कहता है कि मिस यैन हमें सारी वीडियो फुटेज मिल चुकी है और हमें अभी भी कंफर्म है कि जो खूनी है वो अभी भी इस जेल में है। तो फिर मिस यैन कहते हैं फिर तो हमें सभी जगह सर्च करना चाहिए और सभी गार्ड्स को भी देखना चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम खूनी को देखते हैं जो रोड पर चल रही होती है और कहती है कि मेरा भाई मुझे अकेला छोड़ गया और वो उस लुमड़ी के साथ चाय पीने के लिए चला गया। और तभी वो एक जगह रुक जाती है और एक बलून को देखने लग जाती है, मगर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो पीछे से उसको पकड़ लेता है, मगर तभी खूनी अपने पैर से एक नाइफ निकाल कर उस पर अटैक कर देती है। तो वो बच जाता है और फिर हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो काले कोट वाला आदमी ही होता है। और तभी वो अपनी सोर्ड भी बाहर निकाल लेता है। तो फिर खूनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। और तभी उन दोनों के दरमियान एक हैवी वाली फाइट होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है कि खूनी अब बस भी करो, बहुत हो गया है। और तभी वो अपना मास्क उतारता है और कहता है कि ये मैं हूँ खूनी। तो खूनी कहती है कि ब्रदर जीरो आप। तो जीरो कहता है कि खूनी तुम भागकर क्यों आ गई, क्या तुम अपने भाई को ढूंढ रही हो। तो खूनी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो मुझे मिल भी गया, लेकिन वो उस लूमड़ी के साथ चाय पीने के लिए चला गया और मुझे अकेला छोड़ गया। तो जीरो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसको जल्दी वापस ले आऊंगा। तो खूनी कहती है कि ब्रदर क्या आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो जीरो कहता है कि अभी तो नहीं, अभी तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नैशिंग को देखते हैं जो जेल से बाहर रहते थे। तो अभी एक अफसर कहता है कि सर क्या आपको रात को अच्छे से नींद आई थी। तो नैशिंग कहता है हाँ हाँ नींद तो आ गई, लेकिन मच्छरों ने मुझे बहुत काटा। तो फिर हम एक गार्ड को देखते हैं जो नैशिंग के पास आता है और कहता है कि मिस्टर 13 आपको खुद लेने के लिए आए हैं। और तभी नैशिंग गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो बॉस, आपका काम हो गया है। तो बॉस कहता है कि ठीक है, मगर तभी हम देखते हैं कि बाहर गार्ड को कोई जान से मार देता है। तो फिर नैशिंग कहता है कि बॉस आप यहीं पर रुकिए, इसको मैं खुद ही देख लूंगा। और फिर वो जब गाड़ी से बाहर निकलते तो वहां पर एक बंदे को देखता है और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो जीरो ही होता है और तभी वो अपनी एक आंख से ही उसको दूर गिरा देता है। तो नैशिंग कहता है कि कौन हो तुमने मुझे ऐसे कैसे
से गिरा दिया। तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम जीरो है। तो तभी गाड़ी के अंदर से मिस्टर 13 कहते हैं कि जीरो तुम अभी तक बाज नहीं आई हीरोपंती करने से। तो जीरो कहता है कि क्या करूं बॉस, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और वो कहता है कि बॉस आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो मिस्टर 13 कहता है कि हाँ मुझे पता लग गया, मैं तो बस मिस्टर वाइल्ड को धमकी देना चाहता था, तुमने तो उसका पत्ता ही काट दिया। तो जीरो कहता है कि अच्छा बॉस अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम सैम और मिस यान को देखते हैं। तो तभी सैम मिस यान को पीछे से देख रहा होता है और कहता है मैंने तो पीछे से कभी गौर ही नहीं किया, इसकी तो पीछे से भी बहुत अच्छी शेप है। तो तभी मिस यान कहती है कि सैम क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो। तो तभी सैम खांसने लग जाता है और कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और कहता है कि मिस्टर वाइल्ड को किसी नाइफ या चाकू से मारा गया था, और अगर किसी जेल के बंदे ने उसको मारा है तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होगा और हड़बड़ी में सीधा अपने रूम की तरफ चले जाएगा, मगर रास्ते में कहीं पर खून के धब्बे गिरे होंगे। तो फिर मिस यान कहती है फिर तो हमें जेल में हर जगह को चेक करना होगा कि कहीं पर खून के धब्बे गिरे हैं या नहीं। तो फिर हम पापा की परियों को देखते हैं जिनके पास से मिस यान गुजरती है। तो वो कहते हैं कि आजा मेरी जाने मन, एक बार आजा। तो फिर जब ऑफिसर चैन उनके पास से गुजरते हैं तो पापा की परियां कहती हैं कि ए चिकने किधर जा रहा है, साइड पे आना जरा, तुझसे बात करनी है। मगर तभी वो उसके मुंह में गन डाल लेता है और कहता है कि हाँ बोल बोल क्या बात करनी तुझे। नहीं बोल ना, बोलता क्यों नहीं है, चुप क्यों कर गया। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ऑफिसर चैन इनको छोड़ो, ये तो पापा की परियां हैं, इनको माँ के मगरमच्छ भी देख लेंगे, हमें खूनी को ढूंढना है पहले। तो फिर सैम कहता है कि मिस जल्दी से ऊपर आए, देखे मुझे क्या मिला है। तो फिर वो जब सैम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहीं पर खून के धब्बों के निशान नजर आते हैं और तभी वो निशान दरवाजे को भी लगे होते हैं। तो फिर मिस यान जब उस रूम के अंदर छोटी सी विंडो से देखते हैं तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, मगर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो दरवाजे की दूसरी साइड छुपा होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है। एंड भाई लोग ये वही बंदा होता है जिसका केक कटा होता है। तो फिर हम एक अफसर को देखते हैं जो जेल का दरवाजा खोलता है और तभी मिस यान अंदर जाती है, मगर वो बंदा मिस यान को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसको जान से मार दूंगा। मगर तभी हम मिस यान को देखते हैं जो उसके आसपास वही सिंबल देखती है और तभी वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है और कहती है कि ये मैं कहां पर आ गई, क्या ये वही जगह है जहां पर मैं पहले भी आई थी। और तभी वो अपने सामने उसी जेल वाले बंदे को भागते हुए देखती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा होता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ भी, और तभी वो उससे डरकर भागने लग जाती है और तभी वो दोनों आगे जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां से आगे रास्ता खत्म हो जाता है। तो फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो भी इनका पीछा कर रहा होता है। तो तभी मिस यान उस क्रीचर पर फायर करना शुरू कर देती है, मगर उसको एक भी गोली टच नहीं होती और वो सारी गोलियां उसके आर पर हो जाती हैं। तो फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो मिस यान को कुछ भी नहीं कहता और उसके पास से गुजर जाता है और सीधा जाकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको खाने लग जाता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि रुक जाओ क्रीचर, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वुमेन इज वुमेन ब्रो, सिग्मा रूल नंबर 41, चाहे आगे कोई भी हो, बात कॉन्फिडेंस से करनी चाहिए। और तभी वो क्रीचर पीछे होना शुरू हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि बड़ी अजीब बात है, ये मॉन्स्टर मेरी बात भी मानता है। और तभी वो प्रेजेंट के सीन में आ जाती है जहाँ पर वो लड़का कह रहा होता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस कोई भी मेरे पास ना आए। और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मिस्टर वाइल्ड जेल के अंदर क्या करता था। मगर हम ऑफिसर चैन को देखते हैं जो कहता है कि ये अच्छा मौका है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जीरो को देखते हैं जिसने ऑफिसर चैन के कान में कुछ कहा था और वो उसने यही कहा था कि तुम्हें मिस चैन को मारना होगा। तो फिर वो अपनी गन निकालकर मिस चैन पर एम करता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि सैम उसको देख लेता है और कहता है इसका एम तो मिस चैन की तरफ है। और तभी वो ठुड्डा मार के उसकी पोजीशन चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो गोली जाकर सीधा उस लड़के को लग जाती है। तो मिस चैन कहती है कि ऑफिसर चैन ये आपने क्या किया। तो चैन कहता है कि सॉरी मिस, मुझे लगा वो आपको मार देगा इसलिए मैंने उसको मार दिया। और तभी वो गुस्से से सैम की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही तेज है। और फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे काम है, अब मैं चलता हूँ। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उस लड़के के पास आता है और तभी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है। तो फिर मिस यान कहती है कि सैम क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आंख से खून क्यों आ रहा है। हेलो सैम, सैम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो टाइम रिवर्स करके बहुत ही पीछे आ जाता है और जहाँ पर वो मोटा सांड अभी भी जिंदा होता है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तो तभी दूसरी तरफ हम एक ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो एक लड़के को एक कैप्सूल दे रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम इस कैप्सूल को खाओगे तो ये मोटा इंसान कभी भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और तभी वो बंदा वो कैप्सूल खा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसका केक कटा होता है। और तभी उसकी आंख से खून निकलने लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी हम वहां पर सैम को भी देखते हैं जो इस सारी सूरत हाल को देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम नैशिंग को देखते हैं जो मोटे सांड को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये सिर्फ मिस्टर 13 की वार्निंग थी और ये मत सोचो कि तुम जेल में हो तो बच जाओगे। बाइचंग सिटी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मिस्टर 13 कुछ कर नहीं सकते। और फिर वो वहां से चला जाता है। तो फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और कहता है कि अब बता मोटे सांड, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुझे नामर्द कर दूं,
लेकिन मैं तुझे जान से मार कर रहूंगा। मगर हम सैम को देखते हैं जो उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता। तो फिर वो बंदा सीधा मोटे आदमी के पास जाता है और उसके सीने में चमची मार मार के उसको जान से मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और तभी उसके सामने उसकी छोटी बहन होती है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें जेल में किसने आने दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि छोटे बच्चों का जेल में आना मना है। तो कूनी कहते हैं कि अबे ओ सस्ते आशिक होश कर, तू हॉस्पिटल में है और मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। तो सैम कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त। तो तभी कूनी सोचने लग जाती है और कहती है कि मुझे इसे नहीं बताना होगा कि मुझे जीरो ने बताया था कि तुम हॉस्पिटल में हो, वरना ये मुसीबत में आ सकता है। तो वो कहती है कि भाई तुम भी क्या उस पुलिस वाली के साथ रह कि इन्वेस्टिगेशन करने लग गए क्या। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस यैन भी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि यंग हीरो कैसे हो तुम, ठीक हो ना। तो सैम कहता है कि हाय मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस यैन स्पेशल मुझे देखने के लिए आई हैं। तो तभी कूनी कहती है कि मेरा भाई ठीक है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तो मिस यैन कहती है मैं तो बस यहाँ पर केस की कुछ बात करने के लिए आई थी, क्या तुम्हें कुछ और याद है उस केस के बारे में। तो सैम कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं याद। और तभी वो सोचने लग जाता है कि क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि ऑफिसर चैन इसको जान से मारना चाहता था। तो फिर वो कहता है कि छोड़ो ये मेरा वहम भी हो सकता है। और वो कहता है कि मिस क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो मिस यैन कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कुलीग ऑफिसर चैन ने इस केस को सॉल्व कर लिया था। उनको पता चल गया था कि ये चम्मच ही है जिससे मिस्टर वाइल्ड को मारा गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस लड़के ने मिस्टर वाइल्ड को क्यों मारा। तो सैम कहता है कि ये मैं बताता हूँ, मिस्टर वाइल्ड एक नंबर का लोंडेबाज और ठरकी इंसान था। उसने उस लड़के का बहुत दफा रेप किया था और उसको अब्यूज किया था और इसी गुस्से में आकर उसने मिस्टर वाइल्ड को जान से मार दिया। तो मिस यैन कहती है कि ये है तुम्हारा बेल लेटर, तुमने केस सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हें जेल से छुड़वा दिया। लेकिन अब अगर तुमने कोई वेबसाइट दोबारा चलाई या दोबारा गरीबों वाली फिल्में बांटी तो मैं तुम्हें दोबारा पकड़कर हवालात में डाल दूंगी। तो फिर सैम कहता है कि यस मैडम, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो कहता है कि मिस क्या आप ऑफिसर चैन को जानती हैं। तो मिस यैन कहती है कि नहीं मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, मेरा कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और तभी से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम जेलस फील कर रही हो कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। तो सैम कहता है कि नहीं नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मिस यैन कहते हैं कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और पेपर वर्क भी करना है। मगर सैम उसको आवाज मारता है और कहता है कि मिस अभी तो मैंने आपका केस भी सॉल्व कर दिया है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी। तो मिस शर्माते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन जब मैं फ्री हुई हूँ और वहां से चली जाती है। तो फिर कूनी कहती है कि लगता है कि भाई को वो लड़की पसंद है जिसके बड़े बड़े हों। अब ये मत पूछ के लग जाना क्या चीज है, विचार की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो कहती है कि कोई ना, मैं भी अपने भाई के लिए सूप लेकर आई हूँ। तो फिर सैम कहता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है। तो कूनी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर सैम कहता है ये तो जरूर मजे का होगा, लेकिन जब वो उसको पीता है तो वो उल्टियां करने लग जाता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दो लड़कियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। तो एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता है एक न्यू सॉन्ग आया है बिग हीरो और वो आते ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। तो दूसरी लड़की कहती है ये सॉन्ग तो डार्क है ना, जो पहले बैंड एक्सल टीम का मेंबर था लेकिन बाद में उसने बैंड को छोड़ दिया और अपना गाना लिखा। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर टीवी को तोड़ देता है और कहता है कि यू बिच भाग जाओ तुम सब यहाँ से। तो वो लड़की कहती है कि तुम हो गए बिच, जा रही हूँ मैं। तो फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि ये गाना मैंने लिखा था रडार, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं। तो सैम बताता है कि मेरा नाम है सैम, जिसके एक एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुझे अब मेरे जीने का मकसद मिल गया है और अब मेरी मंजिल मेरे सामने है और मुझे उसे हासिल करना है। और फिर वो अपनी बाइक पर बैठता है और उसको स्टार्ट करता है और कहता है कि चल भाई गदीरा को मारने चलते हैं। मगर हम देखते हैं कि वो बाइक को नहीं बल्कि एक स्कूटी को स्टार्ट करता है और वो एक डिलीवरी बॉय होता है। तो भाई लोग इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और तभी वो एक जगह डिलीवरी देने के लिए जाता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम अब आ रहे हो, 6 घंटे पहले मैंने तुमसे बिरयानी मंगवाई थी। और फिर वो एक और जगह ऑर्डर करने जाता है। तो वो बंदा कहता है क्या तू कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कौन से तेल में खाना पकाते हो तुम लोग, जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर वो एक और जगह डिलीवरी करने जाता है। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे ठंडा जूस मंगवाया था और तुम अब आ रहे हो, ये तो गर्म हो गया है, इसका क्या करूं, मैं अचार डालूं अब। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को उसके मैनेजर के पास देखते हैं जहाँ पर उसका मैनेजर कह रहा है कि बच्चे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। तो सैम कहता है कि सर प्लीज सर ऐसे ना करे सर, मुझे एक और चांस दे सर, सर आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम
कसम सर, मना मत करना सर। तो मैनेजर कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की कसम दे के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मुझे तुम्हें एक आखिरी चांस देना ही होगा, लेकिन अगर अब तुम्हारी कंप्लेंट आई तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सैम कहता है कि सर आप मेरी टिंड कर देना, और फिर हम उसको घर पे देखते हैं जहाँ पर वो पूरी सिटी का मैप तैयार करता है। तो तभी उसकी छोटी बहन कुनी भी उसके पास आती है और कहती है कि ब्रदर तुम सारा दिन डिलीवरी करने के लिए चले जाते हो, मैं घर पर अकेली बोर होती हूँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो सैम कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हें हीरोपंती नहीं करनी चाहिए, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर भीख मांगने के लिए आया हूँ और उससे काम करवा रहा हूँ। तो कुनी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो तैयार होकर बाहर निकलते हैं। वो दोनों बहन भाई ऐसे ही रोज डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सब लोग छोटी सी कुनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो डिलीवरी को रख लेते हैं। तो सैम कहता है कि क्या मेरी शक्ल पर बंदर लिखा हुआ था जो मुझसे डिलीवरी नहीं थे लेते। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको सबसे पहले हमने स्टेशन पर देखा था। तो फिर वो जब अपना फोन चेक करता है तो उसे रडार की बहुत सारी कॉलें आई होती है, मगर वो उसकी कॉल्स को इग्नोर कर देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। तो फिर वो जब अपने रूम के अंदर एंटर होता है तो तभी हम वहाँ पर जीरो को भी देखते हैं जो अपनी पावर से रूम के डोर को लॉक कर देता है। तो वो लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो सकता है, मगर तभी पीछे से जीरो कहता है कि ये मैं हूँ, अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम जीरो है। तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर। तो जीरो कहता है कि लगता है कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे बात करने की तमीज भूल गए हो, जरा खुद को देखो तुम क्या से क्या हो गए हो, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे वो सब अपनी अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन तुम जगह जगह की ठोकरें खा रहे हो। मुझे लगता है कि मैंने फजूल ही तुम पर अपने कैप्सूल जाया किए हैं, तुम तो एक कचरा और कचरा ही रहोगे, तुम्हें तो किसी का नौकर बन के रहना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मुझे मेरा सब कुछ वापस करो। और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर जीरो उसकी टांग मार के नीचे गिरा देता है। तो जीरो कहता है कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास था ही क्या, और ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैप्सूल के बिना बहुत ही कमजोर हो गए हो। तो वो लड़का कहता है कि बात ना करो उन नशे वाले कैप्सूल के बारे में। तो जीरो कहता है कि मेरे कैप्सूल तुम्हें पावरफुल बना देते हैं। तो वो लड़का कहता है कि बंद करो अपने कैप्सूल की बकवास, और तभी वो उसके हाथ में चाकू मार देता है। तेरे को मैं जमीन से उठा के लेके आया, सब कुछ दिया, तेरे में और दूसरे में कभी कोई भेदभाव नहीं रखता था, और तू मुझे मारने का प्लान बना रहे था। हाँ मैं तेरे से बात नहीं कर रहा मैं। और तभी वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है। और फिर जीरो जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वो जाते जाते उस टेबल पर कैप्सूल रख जाता है और कहता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जो अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है। तो उसका मैनेजर कहता है कि मुझे पता था लड़के, तुम में जरूर कुछ इंटरेस्टिंग है, तुम कर दिखाओगे, तुम्हारी वजह से हमारी सेल आसमान छू रही है, मैं आज से तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ। तो सैम ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो कुनी को भी बताता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। तो कुनी कहती है कि बस भाई अब मैं अपनी क्या तारीफ करूं, और तभी वो एक गाना सुनने लग जाती है। तो सैम कहता है कि छोटी बहन ये तुम हर वक्त कौन सा गाना सुनती रहती हो। तो कुनी कहती है कि भाई तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम एक नंबर के डफर इंसान हो, मैं बिग हीरो सॉन्ग सुनती रहती हूँ। तो तभी सैम को एक मैसेज आ जाता है जहाँ पर उसे एक सेलिब्रिटी के घर डिलीवरी देने के लिए जाना होता है। तो तभी कुनी कहते हैं कि चलो चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो एक रूम के पास जाकर बेल बजाने लग जाते हैं। तो सैम कहता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। तो फिर सैम रूम के अंदर चला जाता है और कहता है कि हेलो कोई है, मगर वो जमीन पर बहुत ही ज्यादा खून पड़ा देखता है। तो फिर वो जब सामने देखता है तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है और वो एक पास्ट के सीन में पहुंच जाता है जहां पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो मर गया होता है और इसका नाम रडार होता है। और वो अपने कुछ मेंबर से सॉन्ग फेमस होने की वजह से पार्टी देने की बात कर रहा होता है। और फिर वो उठता है और कहता है कि शायद मेरा पिज्जा बर्गर आ गया होगा, मुझे जाकर दरवाजे पर चेक करना चाहिए। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर बैठा होता है, उसे देख रहा होता है। तो फिर जब रडार दरवाजा ओपन करता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है। तो रडार कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, मगर तभी वो लड़का रडार को जान से मारने लग जाता है। तो हम सैम को देखते हैं जो वापस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी बहन उसको बार बार हिला रही होती है और वो कह रही होती है कि भैया भैया क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सैम कहता है कि छोटी जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पर खून हुआ है। तो सैम कहता है कि मेरी बहन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, वरना मैं खूनी का चेहरा देख लेता कि उसको किसने मारा है।